गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देखे थे कि डीजीएमएस के जो एग्जाम में पूछी गई प्रश्न थी उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। साथ ही जो एनसीएल के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई थी उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और साथ ही जो है माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए जो एक झारखंड में निकली हुई है या अन्य जो स्टेट में निकली हुई है गेट के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, चलिए उनके जो विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो, कमेंट हो या कोई स्पेशल कंटेंट पढ़नी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेंच फेल्यूर एंड डंप फेल्यूर, जो रेगुलेशन 108 सब रेगुलेशन 8 के अंदर कहा हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है जो क्वेश्चंस, उसको आराम से पढ़िए, मेरे कर्सर के साथ नजर को घुमाते हुए बढ़ाते हुए देखने का प्रयास कीजिए। यहां पर लिखता है क्वेश्चन नंबर 27, वेज फेल्यूर अकर्स व्हेन, वेज फेल्यूर कब उत्पन्न होती है। वेज फेल्यूर एक बेंच फेल्यूर का प्रकार है। पहला चीज तो आपको ये याद रखनी है, ये बेंच फेल्यूर का प्रकार है। तो बेंच फेल्यूर होता क्या है फ्रेंड्स, कोई भी डिसकंटिन्यूटीज या कोई भी जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती है जो आपके माइंस में नेचुरली है उसके चलते, या फिर जो है जब आप बेंच का फॉर्मेशन करते हैं तो उस बेंच का फॉर्मेशन प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी से न करने के चलते या एज पर जो डीजीएमएस की सर्कुलर है या रेगुलेशन है उसको फॉलो न करते हुए जब आप बेंच का डिजाइन तैयार करते हो तो उससे भी बेंच के फेल हो जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे अपनी भूकंप आने पर बिल्डिंग जो है ढह जाती है, कई मंजिला इमारत ढह जाता है, सरफेस तितर बितर हो जाती है, ठीक उसी तरीके से अपना बेंच जो है फेल होकर के उसके नीचे काम करने वाले सभी लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। तो इसे ही हम लोग बेंच फेल्यूर कहते हैं। अगर ये बेंच में हो रही है तो इसको बेंच फेल्यूर कहते हैं, और अगर वो डंप में फेल हो रही है तो उसको डंप फेल्यूर कहते हैं। जिसमें से एक प्रकार आपका पूछा हुआ है प्रश्न कि वेज फेल्यूर किसको कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है उसको पढ़ते हैं। ए नंबर का ऑप्शंस क्या कहती है, ए नंबर का ऑप्शंस देखिए क्या कह रही है, रॉक मास स्लाइड डाउन इन स्लोप along discontinuity such as bedding plane। डिसकंटिन्यूटीज के along में, डिसकंटिन्यूटी जैसा कि बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन जैसी डिसकंटिन्यूटीज के अलोंग में जब बेंच की जो स्लॉप होती है वो जब स्लाइड डाउन हो जाती है तो ऐसा जो रॉक मास का स्लाइड डाउन होना क्या कहलाता है। ये प्रश्न एक तरह से आपके जनरेट हो रही है, क्या कहलाता है। तो मैं यहां बगल में लिख दिया हूं, इसको हम लोग प्लेनर फेल्यूर बोलते हैं। और यहां पर मैं अपने से जोड़ा हूं और करके कि ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, बहुत विभिन्न प्रकार के जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं उनके कारण से जब बेंच स्लोप के अलोंग फेल्यूर होती है तो उसको हम लोग प्लेनर फेल्यूर बोलते हैं। ये एक प्रकार है बेंच फेल्यूर का। तो पहला प्रकार आपने देखा। अब देखिए बी नंबर में जो कहा है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स, रॉक मास हैविंग 2 or more सेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज whose line of intersection are perpendicular to strike of slope। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स कि रॉक मास जब डिसकंटिन्यूटीज 2 या उससे अधिक इंटरसेक्ट करती है
तो उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसके अलोंग जब फेल्यूर होता है कौन स्लोप, जो कि स्ट्राइक के परपेंडिकुलर, या तो स्ट्राइक के परपेंडिकुलर फेल्यूर होता है या फिर जो है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है उसके अलोंग फेल्यूर होता है, जिसमें दो या दो से अधिक डिसकंटिन्यूटीज रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, वेज फेल्यूर। मैं यहां कैपिटल लेटर में लिखा हूं, इसको हम लोग कहते हैं वेज फेल्यूर। यानी कि प्रश्न में जो पूछी गई है वेज फेल्यूर, उसको हम लोग कह रहे हैं यहां पर दो इंटरसेक्टिंग जो डिसकंटिन्यूटीज हैं जब वो मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो या फिर स्लोप जो है स्ट्राइक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेल्यूर होता है, तो उसको हम लोग वेज फेल्यूर कहते हैं। दूसरा प्रकार आपने देख लिया फ्रेंड्स। यहां पर देखिए तीसरा जो कहा है कॉलम्स ऑफ रॉक। रॉक का कॉलम्स कहने का मतलब एक बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, और उसमें जो डिफरेंट लेयर पाई जाती है वो एक कॉलम की तरह बिहेव करती है, तो वो कॉलम ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड बाय स्टीपली डिपिंग कंटिन्यूटीज। जब स्टीपली डिपिंग यानी बहुत ढाल रहती है, एबव 60 डिग्री रहती है, तो स्टीपली डिपिंग डिसकंटिन्यूटीज के कारण से वो रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट होती है। तो इस टाइप का जो स्टीपली डिपिंग डिसकंटिन्यूटीज के कारण जब फेल्यूर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग फेल्यूर। इसकी भी पिक्चर मैं दिखाने वाला हूं। डी नंबर में देखिए फेल्यूर सरफेस इन रॉक मास में सर्कुलर और सेमी सर्कुलर। जब रॉक मास में जो फेल्यूर होती है सरफेस की, जो कि सर्कुलर शेप में होगी या सेमी सर्कुलर शेप में होगी, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फेल्यूर, जिसको मैं एक वर्ड और अपने से लिखा हूं, ड्यू टू बेंच स्लोप फाउंड इन। जब बेंच स्लोप जो रहती है वो सॉइल या फिर सॉफ्ट रॉक में जब होती है, तो उसको हम लोग जो है कहते हैं उस टाइप का फेल्यूर को सर्कुलर फेल्यूर। यहां पर देखिए डिसकंटिन्यूटीज, जिसकी डेफिनेशन में लिखा हूं, गैप बिटवीन कंटिन्यूटी ऑफ रॉक, जिसको द लेयर्स ऑफ क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के दो लेयर होते हैं, अपर लेयर को यू से डिनोट किया हूं, लोअर लेयर को एल से डिनोट किया हूं। मेंटल एक दूसरी लेयर है जो धरती के मध्य भाग में होती है, वो अपर लेयर एक होती है और एक लोअर लेयर होती है। उसी तरह से इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो होती है वो कोर कहलाती है, जिसका अपर कोर और लोअर कोर दो पार्ट में डिवाइड किया है। हर लेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, हर लेयर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाई ट्रांजिशन जोन, एक लेयर से जोन द्वारा जो है डिवाइड होते हैं। इसी जोन इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूटीज, यही ट्रांजिशन जोन जो है कहलाती है डिसकंटिन्यूटीज। अब यहाँ देखिए वेज का जो फेल्यूर है उसको अपन दूसरे वर्डों में लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये वेज फॉर्म्स व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सरफेसेस, दो इंटरसेक्टिंग सरफेसेस जब वेज फॉर्म करती हैं, सच एज बेडिंग प्लेन, फॉल्ट प्लेन, जॉइंट्स मीट एंड द ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, और ब्लॉक जो है डाउनवर्ड मूव कर जाती है, तो उसी को हम लोग वेज फेल्यूर कहते हैं। और वेज फेल्यूर अकर्स व्हेन, आप यहाँ पर जो बी नंबर है उसको टिक लगा सकते हैं। एक दूसरा जो यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरी लाइन में, एक टॉपलिंग फेल्यूर अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर मूविंग आउट। वर्टिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो मूविंग आउट हो जाती है और डाउन होकर लैक ऑफ कन्फाइनमेंट के कारण से ये ऐसा होती है। कन्फाइनमेंट जब नहीं रहती, अनुपस्थित रहती है, तो उसके कारण से होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो पहला पिक्चर है ये प्लेनर फेल्यूर का है, जिसमें ये वाली जो भाग है ये बेंच का स्लोप है, और इस बेंच के स्लोप के अलोंग जो डिसकंटिन्यूटीज गई हुई है, वो डिसकंटिन्यूटीज के चलते ब्लॉक का बेंच का स्लोप स्लाइड डाउन होके नीचे आ गई है, जो टुकड़ों के रूप में फैल गई है। अब इसको मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि मैं कर्सर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये बेंच नेचुरली अपने पोजीशन पे है, और ये वाली बेंच जो है इस पार्ट में वो फॉल डाउन होकर नीचे स्लाइड हो गई है, जो कि जो नीचे में रोड दिख रही है वो पूरी ढक गई है। तो ये जो स्लाइड डाउन हुई है इसको हम लोग प्लेनर फेल्यूर बोलते हैं, जबकि इस पोर्शन में कुछ बेंच दिख रही है, इस पोर्शन में भी दिख रही है, तो ये प्लेनर फेल्यूर का एक प्रकार हुआ।
अब यहाँ पर आपने दूसरी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये जो है सर्कुलर फेल्यूर है, जिसमें सेमी सर्कुलर शेप में बेंच का टॉप आपको दिखाई दे रहा है और ये बेंच फेस है, जिसके तहत ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो फॉल डाउन हो करके नीचे वाली बेंच का टॉप में फैल गई है, उसके आगे भी ये फैल सकती है, जिसको आप सर्कुलर फेल्यूर कहते हो, जो मड या सॉफ्ट रॉक के कारण से बेंच जब उसमें बनती है तो होती है। अब यहाँ पर मैं इसको बड़ा करके अगर दिखाने की कोशिश करूं कि ये देखिए, ये एक बेंच जो नेचुरली फाउंड है और ये इधर भी नेचुरली फाउंड है, इसमें एक सर्कल शेप का स्लाइड डाउन हो करके नीचे गिर गई है मटेरियल, तो इस टाइप का जो फेल्यूर होता है, सर्कल बनी हुई दिखाई दे रही है, सर्कुलर फेल्यूर कहलाती है। क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स, सर्कुलर फेल्यूर और प्लेनर फेल्यूर। अब आते हैं हम लोग दूसरी फेल्यूर में, जो कि बेंच फेल्यूर का तीसरा प्रकार है, वेज फेल्यूर। यहां पर देख रहे होंगे आप कि ये बेंच स्लोप है और इस बेंच स्लोप में दो डिसकंटिन्यूटीज बेडिंग प्लेन, एक डिसकंटिन्यूटी ऐसे आई हुई है और दूसरी डिसकंटिन्यूटीज ऐसे आई हुई है, जिसके चलते वो बेंच जो है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्लाइड डाउन हो करके एक ग्रूव बनाता हुआ पूरा फैल जाती है, वेज डब्ल्यू स्ट्रक्चर का बनती है, जिसके चलते इसको हम लोग जो है वेज फेल्यूर कह रहे हैं। आप ये वाली नीचे वाली स्क्रीन में जो स्लाइड डाउन हुई है आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर कट पीस करके रखा हूं, जो कि वेज फेल्यूर का एक टाइप है। अब तीसरी जो यहां पर दिखाई दे रही है टॉपलिंग फेल्यूर, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बेंच का सेक्शन है, जिसमें एक लाइनिंग आपको वर्टिकल लाइनिंग दिखाई दे रही है, उसके साथ टॉप में भी वही लाइनिंग गई हुई है और हॉरिजॉन्टल में भी ये जो है लाइनिंग गई हुई है। तो ये डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज हैं, जो साथ में जब ये डिसकंटिन्यूटीज के तहत जो बेंच का लेयर है, एक लेयर डिवाइड होकर टूट करके जब बाहर की ओर फॉल डाउन स्लाइड डाउन हो जाती है, तो ये टॉप से फॉल डाउन होने के कारण बॉटम वाली पोर्शन ऐसे ही रह जा रही है, तो जिसको जो है टॉपलिंग फेल्यूर कह रहे हो। और ये फॉल डाउन जब होती है तो उसके बाद वाली पीछे वाली फॉल डाउन होगी, तो इस तरीके से टॉप का लेयर बाय लेयर फॉल डाउन होना टॉपलिंग फेल्यूर कहलाता है। और यहाँ पर साथ ही आप जो ये फिगर देख रहे हो, जो आपकी बेंच की फेल होने की दिखाई गई है, ये जो है टॉप शेष बचा हुआ है और कुछ पोर्शन फॉल डाउन हो गया है और नीचे वाली बेंच की जो है आपको एज इट इज है, तो ये जो है टॉपलिंग फेल्यूर का पिक्चर हो गई। अब आते हैं, देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है सिलिंड्रिकल फेल्यूर। ये सिलिंड्रिकल फेल्यूर किसकी प्रकार है, तो ये जो है डंप फेल्यूर का प्रकार है। डंप फेल्यूर तीन प्रकार की होती है, जैसा यहां पर पहला देख रहे हैं सिलिंड्रिकल फेल्यूर, दूसरा जो है मल्टीपल ब्लॉक प्लेन वेज फेल्यूर कहलाती है, मल्टीपल ब्लॉक प्लेन वेज फेल्यूर कहलाती है, और तीसरा जो है फ्लो स्लाइड्स कहलाती है। तो सिलिंड्रिकल फेल्यूर में जो पहला प्रकार है, यानी सिलिंड्रिकल फेल्यूर के दो प्रकार होते हैं, एक होती है डीप सीटेड सिलिंड्रिकल फेल्यूर। डीप सीटेड सिलिंड्रिकल फेल्यूर में हम लोग कहते हैं कि वीक प्लेन्स जब अनुपस्थित रहती है, उसके कारण से जब फेल्यूर होता है, तो उसको हम लोग डीप सीटेड सिलिंड्रिकल फेल्यूर बोलते हैं। फेल्यूर ड्यू टू absence of weak planes is called deep seated cylindrical failure। तो यहां पर आपने सर्कुलर फेल्यूर देखा और इसमें डंप में सिलिंड्रिकल फेल्यूर हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें उसकी सेक्शन जो होती है सर्कल जैसे दिखाई देती है टॉप और बॉटम, तो उसको हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल फेल्यूर। और ये पहला का दूसरा प्रकार, यानी कि सिलिंड्रिकल फेल्यूर की दूसरी प्रकार आपके सामने दिखाई दे रही है सेलो सिलिंड्रिकल फेल्यूर। एक डीप सेटेड हो गई, दूसरी हो गई सेलो। डीप माने कि गहरा और सेलो मतलब कि उथला हुआ जो सिलिंड्रिकल फेल्यूर होता है, जिसमें वीक प्लेन्स उपस्थित होती है, तब वो फेल्यूर डीप सीटेड फेल्यूर कहलाती है। तो ये वीक प्लेन्स या अदर डिसकंटिन्यूटी जब अनुपस्थित रहती है, तो उपस्थित रहती है, प्रेजेंस रहती है, तब उसको हम लोग सेलो सिलिंड्रिकल फेल्यूर कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी प्रकार मल्टीपल ब्लॉक प्लेन वेज फेल्यूर। तो प्लेन भी होती है, जो आप बेंच फेल्यूर में देखा है प्लेनर फेल्यूर, और उसमें वेज
फेल्यूर, ये तीसरी प्रकार जो देखा है वो दोनों प्रकार को मिला करके, प्लेन और वेज दोनों प्रकार के फेल्यूर को मिला करके यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक जोड़ी जा रही है, एक वर्ड जिसको मल्टीपल ब्लॉक प्लेन वेज फेल्यूर कह रहे हैं। और ये क्यों होती है? ग्राउंड जब आप जहां पे डंपिंग करने वाले हो वो ग्राउंड लूज डेब्रिस का है, कमजोर है, तो उसके ऊपर अगर आप डंपिंग कर रहे हो, प्लिंथ अगर आपकी कमजोर है तो बिल्डिंग जो बना रहे हो वो जस्ट अवश्य ही कभी न कभी ढह जाएगी, फेल्यूर हो जाएगी। तो वीक ग्राउंड के कारण जब फेल्यूर होता है तो उसको प्लेन वेज फेल्यूर या मल्टीपल ब्लॉक प्लेन वेज फेल्यूर बोलते हैं। यहाँ पर जो तीसरी और आखिरी प्रकार है वो फ्लो स्लाइड्स है, जो कि डेब्रिज स्लाइड जब हो जाती है, मड स्लाइड के कारण से या अर्थ फ्लो के कारण से जब फ्लो डंप जो है फेल होती है तो उसको PLOW फ्लो स्लाइड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है 2.1 जो आपके सिलेबस में दी गई है, शॉर्ट फायरिंग, 2.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, 2.3 यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो यहां पर आपके सामने शॉर्ट फायरिंग के कुछ क्वेश्चंस जो विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं उसके मैं कंटेंट्स क्वेश्चंस लाकर रखा हूं, जिसमें से CMR 190 का 1 जो है, जो कि शॉर्ट फायरिंग टूल्स से है। इसमें क्या कहता है? हु शैल फायर द शॉट हिमसेल्फ। इनमें से कौन शॉट को फायर कर सकते हैं? A अंडर मैनेजर, B ओवरमैन, C माइनिंग सरदार, D ऑल दी एबव, E नन ऑफ दी एबव। तो यहां पर जब अंडरग्राउंड की बात करेंगे तो माइनिंग सरदार, ओवरमैन या अंडर मैनेजर, वो तीनों मिलकर के तीनों जो है, तीनों में से कोई भी एज ए शॉर्ट फायरर काम कर सकते हैं, जो कि आपके रेगुलेशन 190 में 1 में दी हुई है। तो यहां पर ऑल द एबव आंसर होगी। लेकिन जब ओपन कास्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो GSR जनरल स्टैट्यूटरी रूल जो प्रशांत कुमार सरकार साहब, DG साहब द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को निकली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हुई है, उस दिन रेगुलेट हुई है। तो उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि ओपन कास्ट माइंस में जो ओवरमैन से कम रैंक का शॉर्ट फायरिंग के काम का सुपरविजन नहीं करेगा। तो यहां पर आपको ओपन कास्ट मेंशन की हुई रहती तो आपको यहां पर अंडर मैनेजर या ओवरमैन ही हो सकते थे, लेकिन ओपन कास्ट मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप आंसर डी को ऑल दी अबव को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कहता है? व्हिच कॉम्पिटेंट पर्सन हु टेक द चार्ज ऑफ फेस दे फायर द शॉट हिमसेल्फ। उनमें से कौन सी व्हिच कॉम्पिटेंट पर्सन हु टेक द चार्ज ऑफ फेस, वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि फेस का चार्ज संभाले हुए हैं, वो अपने से खुद शॉट्स को फायर कर सकते हैं क्या, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सन्स का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आई कांटेक्ट की तहत आप उसको याद करने का प्रयास करो, या रिकॉर्डिंग जो हो रही है आप उसको देख करके बार बार रिपीट करो वीडियो को और याद करने का प्रयास करो। कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति, किसी काम, मशीनरी, संयंत्र, साधन के लिए सक्षम व्यक्ति का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं है। पहला चीज, जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं है, जो मैनेजर द्वारा लिखित रूप से किसी काम को करने के लिए, पहला चीज। दूसरा, उसके काम की निगरानी करने के लिए। तीसरा चीज, अथवा उस किसी मशीन के कार्य की निगरानी करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए नियुक्त किया गया हो, जो दिए गए काम को निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा,
ऐसा व्यक्ति शॉर्ट फायरर भी शामिल होता है, ड्रिल ऑपरेटर भी शामिल होते हैं, डोजर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शॉवेल ऑपरेटर, ड्रैग लाइन ऑपरेटर, ये सभी जो है सक्षम व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्संस के अंतर्गत आते हैं। तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके ये डेफिनेशन को अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि कॉम्पिटेंट पर्संस किसे कहते हैं। तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि फेस की चार्ज को संभाले हुए हैं, क्या वो शॉट को फायर कर सकते हैं? ऑप्शन ए, यस बट अंडर हिज चार्ज बिलो 30%। हाँ, वो कर सकते हैं यदि उनके नीचे में 30 से कम व्यक्ति हों। ये जो 1957 की जो रेगुलेशन थी उसके तहत ये कहा गया है, लेकिन अब नए रेगुलेशन में इसको नहीं शामिल की गई है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। बी नंबर में नो, वो फायर नहीं कर सकते क्योंकि उनके चार्ज में 30 से अधिक व्यक्ति हैं। ये भी 30% वाली बात अब नए रेगुलेशन में नहीं है, इसलिए ये भी लाइन सही नहीं होगी। अब देखिए, नो फायर द शॉट हिमसेल्फ, तीसरा में कहता है कि वो शॉट को फायर नहीं कर सकते। डी नंबर में कहता है यस फायर द शॉट हिमसेल्फ, वो फायर कर सकते हैं शॉट को। तो यहां पर सी नंबर इज द राइट आंसर, जो कि रेगुलेशन जो 190 का 2 नंबर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन शॉर्ट फायरिंग का काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहता है? ए माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर whose wages depend on the amount of rock obtained by firing shots dash dash shall be perform the duties of shot firer। मतलब समझते हैं फ्रेंड्स? एक माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर हैं जो जिनका तनख्वाह जो है, वेतन जो है, वो जो शॉट फायरिंग कर रहे हैं, जो फायरिंग शॉट्स कर रहे हैं, उससे प्राप्त जो रॉक है उसके अमाउंट पर उनका तनख्वाह डिपेंड कर रहा है। तो क्या वो शॉट को फायर कर सकते हैं? सेल बी परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ शॉट फायरर, वो शॉट फायरर की ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी यस। हु अपॉइंटेड इन अनदर माइन? ऑप्शन डी नो, because wages depend on amount of coal obtained by firing shot। E, B and D both। तो यहां पर वो फायर नहीं कर सकते अगर वेजेस उनकी फायरिंग के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। तो यहां तो नो, बी भी सही है और डी भी सही है। तो ऑप्शन ई में दिया हुआ है बी एंड डी बोथ, तो आप बी और डी दोनों को आप लिख सकते हैं। जिसको जो है रेगुलेशन 190 का 4 नंबर आपके इस संबंध में बात कहा है कि जिसकी वेजेज, जिस शॉट फायरर की वेजेज अमाउंट ऑफ रॉक, फायरिंग के अमाउंट ऑफ रॉक पर डिपेंड करती है, ऐसा शॉट फायरर का काम वो व्यक्ति नहीं करेगा। तो ऑप्शन ई को आप टिक लगा लिए होंगे, जो रेगुलेशन 190 का 4 है। उसी तरह से क्वेश्चन 17 देखिए, पूछी गई है प्रश्न विगत वर्ष में। उसमें कहा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट दैट ए शॉट फायरर में फायर इन एनी वन शिफ्ट इन ओपन कास्ट माइन बाई मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से ओपन कास्ट माइन में जिसके संबंध में कितनी संख्या में फोड़ी जाएगी डिटोनेटर, वो 190 का 5 नंबर में दी गई है। तो ओपन कास्ट माइंस में वो 120 से अधिक नहीं फोड़ी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने इसको देखा और इसके आगे की वीडियो को अपलोड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मिस्टर सर माइनिंग क्लास की वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए और